नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं अपना अगला पाठ सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या काम करता है और उसके कार्य करने की सीमा कितनी है, जिसके बारे में आज का अपना वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। संविधान में उल्लेख किया गया है। कौन कौन से कार्य करता है, क्या क्या काम सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं, तो उनको संक्षेप में हम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के रूप में नंबर 1 होता है वे काम जो सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही पेश किए जाते हैं। ऐसे जो वाद होते हैं उनको हम कहते हैं प्रारंभिक, या इनको मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार यानी ऐसे मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही पेश किए जाते हैं, जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो मामले हैं जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य किसी न्यायालय में नहीं की जाती है, यानी सीधे सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही ऐसे विवाद लाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से विवाद है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाए जाते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार की श्रेणी में आते हैं? तो उनमें हम अगर संक्षेप में देखें तो हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है उससे संबंधित मामले, संघात्मक व्यवस्था से संबंधित जो विवाद है वो सीधे इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार के रूप में। साथ ही मौलिक क्षेत्राधिकार के रूप में हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संबंधी मामले भी सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आते हैं। लेकिन सर्वोच्च ये मौलिक अधिकारों की रक्षा संबंधी जो मामले हैं वो उच्च न्यायालयों में भी लाए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं संघात्मक व्यवस्था से संबंधित कौन से ऐसे मामले हैं संघात्मक व्यवस्था से संबंधित होते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था से संबंधित मामलों में हम देखते हैं कि वे मामले जो केंद्र या किसी राज्य के बीच ऐसा कोई विवाद जो केंद्र या किसी राज्य के बीच हो, या एक से अधिक राज्यों के बीच में हो, यानी एकाधिक राज्यों के बीच में हो, या केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच के विवाद जो होते हैं ये विवाद सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए जाते हैं। मैं इसको कहूं केंद्र राज्य, राज्य राज्य या केंद्र एवं एकाधिक राज्य के मध्य के जो भी विवाद होते हैं वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार के विवादों को मैं ले सकता हूं जिनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित। इसे हम अलग से और पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों की रक्षा संबंधी मामले भी सर्वोच्च न्यायालय में लाए जाते हैं, लेकिन ये मामले उच्च न्यायालयों में भी रखे जा सकते हैं, इसलिए हम इसका अलग से अध्ययन करेंगे। यहां जो मौलिक क्षेत्राधिकार में जो मामले आते हैं उनके लिए कुछ शर्त है, कौन से मामलों को इस श्रेणी में
लिखा जा सकता है। तो ये जो मामले हैं वो नंबर 1 विधिक होने चाहिए, विधिक होने चाहिए। ये शर्त है किस कौन कौन से मामले हैं जो इसमें आते हैं। तो नंबर 1 विधिक मामले ही इस श्रेणी में आते हैं। यहां पर राजनीतिक मामले नहीं आते हैं। साथ ही इसमें दूसरी शर्त और है, वो है कि वे मामले जो व्यक्ति एवं राज्य के मध्य हो, व्यक्ति एवं राज्य के मध्य के मामले भी इस श्रेणी में नहीं आते हैं। कहने का मतलब विधिक मामले हो और व्यक्ति राज्य के बीच के मामले नहीं हो, वे किस श्रेणी में आते हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 131 में है, 131 में। अब हम पढ़ रहे हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। जैसा कि इसके नाम से पता है, ऐसे मामले जो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है, वे मामले जिनमें उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कोई मुकदमा जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, उस निर्णय से असंतुष्ट होकर उसके विरुद्ध अपील की जाती है, उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में वो विवाद लाया जाता है। यानी उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना। इस अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 वे मामले जो संवैधानिक अपील के रूप में आते हैं, संवैधानिक मामले, या इनको हम कहते हैं सिविल मामले। इनमें वे मामले आते हैं जिनमें ये कहा जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है। कौन करेगा प्रमाणित? यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि इसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है, संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है, तो ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय में लाए जा सकते हैं। यदि वो उच्च न्यायालय में चल रहा है, उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि संविधान की व्याख्या, जैसा कि हमें पता है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, तो जहां संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो वो मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचाए जा सकते हैं। ये जो संवैधानिक मामले थे उसमें चाहे दीवानी और फौजदारी मामले भी आ जाए, लेकिन उनमें यदि संविधान की व्याख्या का प्रश्न आ जाता है तो वो उसी न्यायालय में ले जाए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में उनकी अपील की जा सकती है। अब हमें यदि कोई उच्च न्यायालय किसी मामले को सार्वजनिक महत्व का घोषित करे, लोकहित का घोषित करे, यानी ऐसा मामला जिसमें सार्वजनिक महत्व, सार्वजनिक हित निहित हो, तो वो मामले, उनके मामलों के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। महत्व का घोषित करे, ऐसे मामले भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य माने जाते हैं। 1972 तक, कब तक? 1972 तक इसमें 20,000 की लिमिट थी, इसमें 20,000 तक के मामले लाए जाते थे।
जिसे हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? 30वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस तरह से दीवानी मामले जिसमें यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित करे कि इसमें सार्वजनिक महत्व का कोई मामला नहीं था, और संवैधानिक जो मामला होता है उसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित होता है। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार में तीसरे प्रकार के जो विवाद आते हैं उनको हम कहते हैं फौजदारी, या इसको हम कहते हैं दांडिक, दंड संबंधी। कौन से मामलों की अपील की जा सकती है? ऐसे मामले जिनमें कोई मामला यदि अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा था और अधीनस्थ न्यायालय ने उस मामले में उसको रिहा कर दिया, अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को रिहा कर दिया और अपील के बाद, यानी अधीनस्थ न्यायालय ने रिहा कर दिया, उसके बाद उसकी अपील हो गई, अपील के बाद उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दे दिया हो, एक न्यायालय रिहा कर देता है, दूसरा न्यायालय उसे अपराधी घोषित करते हुए मृत्युदंड दे देता है, तो वो मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा मामला यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है मामला, अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन, मुकदमों को अपने पास मंगवाकर मृत्युदंड दिया है। या तीसरी प्रकार के जो मामले होते हैं उनमें आता है कि यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित करे कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, इसकी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो इस तरह से ये तीन मामले हैं फौजदारी जिनमें उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। इसके अलावा जो अपीलीय क्षेत्राधिकार में कुछ विशेष बात भी है। विशेष क्षेत्राधिकार क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, सिर्फ सैन्य न्यायालयों को छोड़कर। सैन्य न्यायालयों के अतिरिक्त भारत के राज्य क्षेत्र के न्यायालयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। केवल सर्वोच्च न्यायालय सैन्य न्यायालय को छोड़कर बाकी में अपील की जा सकती है। इस तीसरी प्रकार का क्षेत्राधिकार हम बता सकते हैं जिसके बारे में हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में पढ़ा है, वो है मौलिक अधिकारों की रक्षा संबंधी। संरक्षण में जैसा कि हमने
अपने जो कर्तव्य पढ़े उसमें हमने 32वां जो अनुच्छेद पढ़ा है उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में शरण ली जा सकती है। ये हमें अधिकारों में कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 32 हमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन से रोकता है, वो नागरिकों को मौलिक अधिकार पुनः देने का काम करता है। सेम जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कार्य करता है वही कार्य अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है। यानी मौलिक अधिकारों के हनन पर हम उच्च न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। रक्षक माना गया है। अब ये न्यायालय क्या करता है? यदि हनन होता है तो न्यायालय क्या करता है? न्यायालय इसमें रिट जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। रिट का मतलब आदेश जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट है जिससे हम कहते हैं यदि जैसा काम होता है उसके अनुसार न्यायालय आदेश देता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है या बंदी बनाया जाना है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, या परम आदेश, या अधिकार परीक्षा, या उत्प्रेषण, या 5 नंबर है प्रतिषेध। तो जैसा उचित समझता है, जिस प्रकार का वाद है उसी के अनुरूप न्यायालय नागरिकों के लिए ये रिट जारी कर सकता है और उसके अधिकारों की रक्षा करता है। ये कार्य दोनों प्रकार के न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। तो कोई सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 4 नंबर बिंदु पर हम लेते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुद्दे पर, चाहे गए मुद्दे पर परामर्श देने का अधिकार, परामर्श दे सकता है। किसको देता है? परामर्श का अधिकार है। किसको देता है? यदि लोकहित के महत्व पर, लोकहित के महत्व पर राष्ट्रपति लोकहित के महत्व पर राष्ट्रपति परामर्श चाहे, परामर्श मांगता है तो न्यायालय उसे परामर्श दे सकता है। लेकिन यहां पर यह बात है कि वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। लोकहित के मुद्दों पर लोक महत्व के विषय पर न तो न्यायालय बाध्य है और न ही राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है। फिर ये क्यों लगाया गया है? राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है लेकिन
न्यायालय चाहे तो दे, देने के लिए बात नहीं है, चाहे तो दे, और राष्ट्रपति भी उसको स्वीकार चाहे तो करे, ले सकता है, लेकिन उसको माने या नहीं माने ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। कौन से विषयों पर? वे विषय जिन जो लोक महत्व से संबंधित है और राष्ट्रपति ने जिन पर परामर्श मांगा है। लेकिन यह एक और बात है कि किसी पूर्व के संवैधानिक निर्णय, पहले कोई संवैधानिक निर्णय दिया गया है, पूर्व के किसी संवैधानिक निर्णय या संधि, समझौतों और यदि परामर्श मांगा जाए पर परामर्श मांगा जाता है तो न्यायालय बाध्य है। यदि इस मुद्दे पर परामर्श मांगा गया है तो बाध्य है, और यदि लोकहित के मुद्दे पर परामर्श मांगा गया है तो बाध्य नहीं है। यह अनुच्छेद 143 के तहत उसकी परामर्शदात्री शक्ति है, यह 132 के तहत उसकी परामर्शदात्री शक्ति है। यह से अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 के तहत है और परामर्शदात्री शक्ति 143। अभिलेख न्यायालय, अर्थात न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है, न्यायालय के निर्णय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अगले निर्णयों में साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई किसी विवाद का निर्णय करते समय कोई निर्णय दिया है तो वो निर्णय आगे साक्ष्य के रूप में काम में लिया जाता है। ये इसका होता है अभिलेखीय न्यायालय। यदि कोई इसकी अवमानना करता है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। अब क्या करता है उसके निर्णय की? तो सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना पर दंड देने का अधिकार। ये जो अधिकार है अवमानना पर दंड देने का अधिकार, ये अब अन्य न्याय 1991 के बाद अन्य न्यायालयों को भी दिया गया है। अन्य न्यायालयों को भी दिया गया है। कब दिया गया है? 1991 के बाद उनको भी ये अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले को दंड दे सके। तो अभिलेखीय न्यायालय के रूप में हमने पढ़ा है कि इसके निर्णय अगले निर्णयों के लिए साक्ष्य के रूप में काम में आता है, साथ ही साथ इसको अपने अवमानना करने वाले व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार है। इसी तरह से हम इसका अगला बिंदु पढ़ते हैं, वो है न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अर्थात न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका के निर्णय की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। अर्थात यदि कोई ऐसा काम नियम बनाया है, विधायिका ने कोई कानून बनाया है और कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश देता है जिसमें संविधान के उल्लंघन की संभावना है, तो उल्लंघन की स्थिति में वो उसको अवैध घोषित कर सकता है।
यदि संविधान की संवैधानिक जांच की जाती है, यदि संविधान का उल्लंघन पाया जाता है तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। इसी तरह से अगला बिंदु, ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 के तहत प्राप्त है। अगला बिंदु हम देखते हैं वाद हस्तांतरण अधिकारी का। वाद हस्तांतरण जिसका मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी उच्च न्यायालय में कोई वाद चल रहा है तो उसको हस्तांतरित कर सकता है या अपने पास मंगवा सकता है। हस्तांतरण कर सकता है, यानी कि वाद को किसी भी उच्च न्यायालय से वाद को हस्तांतरित कर सकता है। वाद को अन्य स्थान पर भेजा जा सकता है, या तो वो अपने पास मंगवा सकता है, स्वयं के पास उसका निपटारा कर सकता है, या किसी अन्य उच्च न्यायालय में उसको हस्तांतरित कर सकता है। तो इस सर्वोच्च न्यायालय को वाद हस्तांतरण की अधिकारिता भी प्राप्त है। इस तरह से हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय काफी सारे काम करता है जो उसके कार्य क्षेत्र में दिए गए हैं। ये इसके 139A के तहत से कार्य दिया गया है, 139A के तहत। तो इस तरह से हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय बहुत सारे कार्य करता है। जैसे कुछ कार्य है जो उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, कुछ अपीलीय, इसके अलावा मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, परामर्शदाता की क्षेत्राधिकार, अभिलेख की क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और वाद हस्तांतरण जैसे इसके कार्य है। अब हम देखते हैं न्यायिक सक्रियता किसे कहा गया है। न्यायिक सक्रियता का मतलब है न्यायपालिका ने अधिक सक्रिय होते हुए और कौन कौन से काम जो अपने हाथ में ले लिए, यानी कि जनहित से जुड़े कार्य, जो जनहित से जुड़े कार्य जो सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में नहीं थे, नहीं है, और न्यायालय में लोकहित के कारण इन पर कार्य किया है। यानी न्यायालय ने अधिक सक्रिय स्वरूप दिखाते हुए लोकहित से जुड़े मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। लोकहित से जुड़े मामलों पर न्यायपालिका ने अधिक सक्रियता से काम करना शुरू कर दिया है, जिसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और न्यायिक सक्रियता के रूप में न्यायपालिकाओं ने वर्तमान में जनहित याचिकाओं के रूप में काम करना शुरू किया है। जनहित याचिका इसका एक अहम हिस्सा है। क्या होता है जनहित याचिका? यानी जनता से जुड़े हुए ऐसे मामले जिसमें पीड़ित पक्ष स्वयं यदि अपने मामले को किसी भी कारण से न्यायालय के समक्ष नहीं ला सकता है, तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके मामले को न्यायालय के समक्ष ला सके, या न्यायालय स्वतः संज्ञान द्वारा उसके विवाद की सुनवाई शुरू करे। इसे जनहित याचिका कहा जाता है। यानी जनता से जुड़े मामलों में यदि कोई पीड़ित पक्ष स्वयं किसी कारण से न्यायालय के समक्ष अपना वाद नहीं ले जा सकता है, तो कोई अन्य
व्यक्ति या संस्था या स्वतः संज्ञा द्वारा ये वाद न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है। यानी कोई अन्य व्यक्ति इसको न्यायालय के समक्ष ले जा सकता है। पीड़ित पक्ष स्वयं नहीं ले जा पाता है तो कोई अन्य व्यक्ति इसकी शिकायत न्यायालय को कर दे तो न्यायालय इस पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय देता है। इसे जनहित याचिका कहा जाता है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे जिसमें एक सार्वजनिक हित समाहित हो तो ऐसे मुद्दे को कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष ला सकता है। न्यायालय उस पर निर्णय देगा या उसको न्याय दिलाने का काम करेगा। ये जनहित याचिका है। ये जनहित याचिका का जो दौर है भारत में 80 के दशक 1980 के दशक में शुरू हुआ और जनहित याचिका पीएन भगवती नामक न्यायाधीश की देन मानी जाती है। तो इस तरह से आज का अपना ये वीडियो यही पूर्ण होता है। धन्यवाद।